तो चलिए स्टूडेंट्स सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। डियर एस्पिरेंट्स, हमारी जो परिचर्चा आपसे चल रही है वो यूपीएस पीसीएस 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क और फ्री में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। कई स्टूडेंट्स का डेली बेसिस पर मैसेज आता है कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिएगा, टेस्ट सीरीज निःशुल्क में मिलनी चाहिए, फ्री में मिलनी चाहिए। तो आपके लिए टेस्ट सीरीज फ्री है। चलिए, हमने आपके लिए फ्री ये टेस्ट सीरीज कर दी है, एकदम फ्री आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ये टेस्ट सीरीज आपको फ्री तो मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखता है उसको आवश्यक रूप से लाइक जरूर करें, अपने कम से कम 4 से 5 व्यक्तियों को, अपने 4-5 दोस्तों को, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है और आपको भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक्स है, अगर हम उस पर बात कर लें तो ये आपका टॉपिक्स है भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। इसमें जो क्वेश्चन आपके होंगे वो भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल पर आधारित आपके क्वेश्चन होंगे डियर। इसमें मैं एक और बात आपको बता दूं कि ये जो पार्ट है ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि जो यूपी पीसीएस होता है इसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एक टेस्ट को 2 पार्ट्स में 75 करके इसको 2 भागों में बांट करने का प्रयास किया है। एक और बात मुझे बता दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, किस स्टूडेंट्स का 27 जुलाई को आरओ और एआरओ का पेपर है, ये और बता दीजिएगा। क्योंकि मैं आपके लिए एक और यहीं पे बता दूं, क्योंकि पेपर के होने से पहले मेरा ये कहना है आप सभी से कि हम 2-3 चीज़ें आपके साथ में करेंगे। मैं इस टेस्ट सीरीज को थोड़ा सा मतलब कि लगभग 5-10 दिन के लिए रोकेंगे, 10 दिन के लिए मैं इस टेस्ट सीरीज को रोकूंगा। इसकी जगह मैंने जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का पेपर है, ठीक है, 27 को आरओ का, तो मैं चाहता हूं कि वो अपने जीएस के टॉपिक्स को कंप्लीट कर ले मेरे साथ टेस्ट के माध्यम से। देखिए होगा क्या, इसमें मैं आपको बता दूं, ये आपको कल से मिलेगा, ठीक है। एक ही क्लासेस में एक पूरा टेस्ट मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, पूरा टेस्ट कंप्लीटली, चाहे वो 3 घंटे की क्लास हो, 2.5 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, पूरा टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हम आपके साथ में इकोनॉमी का, मैं आपको बता दूं, आपके साथ में इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस का, ये भी हम आपके साथ में पूर्ण रूप से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इन सब के अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी मैं आपके साथ में चर्चा का बिंदु बनाऊंगा, ताकि आपको वो चीज़ें डिटेल्स में समझ में आ सके और आप उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर सकें। तो चलिए डियर, तो स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन था आपका 75 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्लास के बाद में ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पर, वहाँ से आप जा करके डाउनलोड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका था 75 नंबर का क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। आज की क्लासेस में हम देखेंगे 76 से नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके रहेंगे। चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, एक बार मैं खुद चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें आपको विजिबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अच्छा, मैं खुद को भी इधर कर लेता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब मैं एक बार इसको पुनः चेक कर लेता हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर विजिबल हो रहा है। ओके, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर पूर्ण रूप से विजिबल हो रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। देखो, आपने देखा होगा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, सक्सेशन वो क्या होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इस पे पूछा है कि कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने वाले पहले पौधों को अग्रणी समुदाय कहा जाता है। होता क्या है, सबसे पहले वॉल्केनो विस्फोट होता है, वहाँ पर एक चट्टान का निर्माण होता है, उसके समय के बाद में फिर पक्षी वहाँ पर आते हैं, बीट करते हैं, पेड़ पौधों की उत्पत्ति और जन्म होता है, फिर चीज़ें वहाँ से आप देखोगे बढ़ती हैं, कोई प्रजातियाँ वहाँ पर आती हैं, फिर उसमें कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होने के बाद में फिर वहाँ पर वो चीज़ें स्टेब्लिश होती हैं। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ, कहने का तात्पर्य है कि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है कि अनुक्रमण के अंतिम चरण में चरण समुदाय कहा जाता है, बिल्कुल वहाँ पर जो वास्तविक रूप से रुकता है लास्ट फेज में
तो वो कौन होता है, एक तरीके से अंतिम चरण में चरम समुदाय के रूप में देखता है। तो यहाँ पर कितने सही हैं आपसे पूछा गया है, कौन सा सही है, तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर। आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, मतलब कि आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, बताइएगा कौन सा सही नहीं है। वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर आपका 77 का देखो, पहला स्टेटमेंट है कि अर्ध सदाबहार वन पश्चिमी घाट, निकोबार और अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। बिल्कुल, जो अर्ध सदाबहार वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। बी में कह रहे हैं कि बेलांचली पौधों की जड़ें नरम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधा जल में श्वासन ले सके, ये भी बात सही है। देवदार के जंगल, शिवालिक, देखो देवदार का जो वृक्ष होता है अगर हम इसकी बात कर लें, और शिवालिक पहाड़ियों के पश्चिम और मध्य हिमालय की शुष्क ढलानों पर पाए जाते हैं। तो डियर यही इसका क्या हो जाएगा, ये भी सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। चैंपियन और सेठ ने भारतीय वनों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया। देखो डियर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 9 प्रकारों में नहीं बल्कि इसको 16 प्रकारों में डिवाइड करने का प्रयास किया था। आज ही मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, मैं इसमें नहीं टेस्ट में, मैं अलग से इस क्वेश्चन को देख रहा था जब ये भारत का इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहा था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय घास भूमि एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। देखो ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, जो आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो स्थापित किया गया है, इसकी अगर हम बात कर लें तो ये झांसी में आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, झांसी, तो झांसी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों तथा पत्तियों अथवा नीचे की मृदा के ऊपर निकले पदार्थों से जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। देखो होता क्या है, कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पौधे के तनों और पत्तियों से नीचे मृदा के ऊपर निकले हुए पदार्थ रहते हैं, तो उनको खासतौर पर जो देखने के लिए आपको मिलेंगे, इसको क्या कहा जाता है डियर, इसको कहा जाता है पेरीफाइटन। क्या कहा जाता है, इसको पेरीफाइटन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जीवित जीव होते हैं जो मजबूती से लाए जाते पौधों और तनों व पत्तियों पर चिपके रहते हैं और खासतौर पर मृदा के ऊपर ये कंटिन्यूअसली उठते हैं। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है देखिएगा 80, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है। देखो जो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र आपको जो देखने के मिलेगा, तो उसमें खासतौर पर जहां पर दो वाटर बॉडीज मिलती हैं, जहां पर 2 वाटर बॉडीज मिलती हैं, वहां पर आपको सर्वाधिक आप देखोगे ये पारिस्थितिकी जो आपको मोस्टली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें कहां पर मिलेगा, घास के मैदान, पर्वत, रेगिस्तान, ज्वार। देखो ये मिलेगा आपको जो ऐश्वर्य होता है, जो आपको ज्वार नदमुख होता है, वहां पर खासतौर पर ये देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 81, स्वच्छ गंगा निधि मतलब कि आप देखोगे क्लीन गंगा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब देखो यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, सही पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू द क्लीन गंगा फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, मतलब कि इसमें से कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा इसमें से सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 81 अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर पहले वाले की बात कर लें, तो ये जो है इसकी स्थापना मतलब कि जो ट्रस्ट बनाया गया था, ये आपका भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया। बहुत ही सही बात है। इसका संचालन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट द्वारा बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। ये गलत है, यही इसमें गलत है। बाकी का ए भी सही है, बी भी सी सही है और डी सही है। डी यहाँ पर जो बी है वो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले ट्रस्ट से होता है, ना कि प्रधानमंत्री से। किसके होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है उससे होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन है फ्लाई ऐश। देखो फ्लाई ऐश क्या होता है, जो भी आपके आप देखो चिमनियाँ होती हैं इंडस्ट्री में, जो भी कंपनियाँ होती हैं, तो उससे निकलने वाली जो कलिक होती है, जो राख होती है, उसको कहा जाता है फ्लाई ऐश।
तो आइए देखिए इसी के बारे में पूछा जा रहा है, फ्लाई ऐश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है। अब देखो पहला, फ्लाई ऐश के कण ऑक्साइड युक्त होते हैं और इनमें मुख्य रूप से सिलिका, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनिया, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम होते हैं। नंबर 2, इससे फसल की पैदावार कम हो सकती है और यह भूमि की जल धारण क्षमता को भी कम कर सकता है। देखो होता क्या है, अगर हम फ्लाई ऐश की बात कर लें तो ये पहला जो स्टेटमेंट है एकदम आपका सही है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं पदार्थ होते हैं, कण होते हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। उसमें ऑक्साइड कैल्शियम आपको मिलेगा, सिलिका मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, डैट। इन सब के अलावा जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है। ये डिक्रीज नहीं करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो पैदावार को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा देता है, जल धारण क्षमता को भी कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया था राइट नाउ, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताना है आपको, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, बताइएगा। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है 83। विच स्टेट, वन सेकेंड, ये कह रहे हैं विच स्टेट इज नाउ एज द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि ये पूछा गया विश्व की फाल्कन राजधानी किसको कहा जाता है। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो इसको क्या करना है आपको कमेंट्स में बताना है, फाल्कन किसको कहा जाता है इसमें से, ठीक है, किसकी कैपिटल है ये आपको बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, इसका करेक्ट आंसर डियर आपको क्या करना है, कमेंट्स में देना है। कहाँ पर देना है, इसका करेक्ट आंसर आपने कमेंट्स में दे देना है। तो 83 का राइट आंसर दें। चलिए क्वेश्चन है आपका 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म धातु रोग सही नहीं है। अब देखो धातु रोग है, जैसे कि अगर हम बात कर लें, पारा जो होता है मिनीमाता होता है ऑफकोर्स, उसके साथ कैडमियम से इटाइटा होता है, आर्सेनिक से ब्लड, लेकिन ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये लेड से नहीं होता है। आप देखोगे ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है डियर, अगर हम देखें तो ये नाइट्रेट से होता है। किससे होता है, ये होता है आपका नाइट्रेट से। किससे होता है, नाइट्रेट से, ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसको नाइट्रेट से, नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट्स नहीं होता है, नाइट्रेट से, ठीक है, नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। बाकी के ये जो कैडमियम, ठीक है, ये होता है मिनीमाता, टाइटाई, आर्सेनिक वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर जो डी है, डी आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा लेड ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 85 नंबर, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूज फंजाई टू डीकॉन्टेमिनेटेड द सोयल। मतलब कि ये कह रहे हैं कि एक कीटाणु रहित करने के लिए कवक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसको खासतौर पर प्रयोग में लाया जाता है, उस पर ये पूछा रहा है आपसे, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो जब कवक का उपयोग करती है तो उसमें खासतौर पर फाइटो रोमेडिएशन होता है, बायो रोमेडिएशन होता है, बायोबेटिंग्स होता है, या फिर राइजो फिल्ट्रेशन होता है। तो इसमें खासतौर पर क्या होता है, आप देखोगे बायो रेमेडिएशन, क्या कहलाते हैं इसको, बायो रेमेडिएशन कहलाता है। इसमें होता क्या है डियर, आप देखोगे प्रदूषण से युक्त पदार्थों को हटाने के लिए भूमि पर पौधों के ऊतकों को केंद्रित करने हेतु पौधों का उपयोग और उसमें फाइटोरेक्सिट्स के रूप में किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 86 नंबर। क्या आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है, बोलो हाँ विजिबल हो रहा है। देखिए ये कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वर एज ए गुड बायो इंडिकेटर फॉर द पोल्यूशन। मतलब कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे अच्छे जैविक संकेतक किसको माना जाता है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ये एक रहा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो इसका राइट आंसर आपको करना है कमेंट्स। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर जो आपका 86 है डियर, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। बट मैं आपको बताना चाहता कि कई स्टूडेंट्स ने जो लास्ट क्लासेस हुई थी उसमें वॉइस का थोड़ा सा इशू था, ठीक है, ठीक इशू था, थोड़ा ही नहीं था। उसमें एक्चुअली हुआ क्या था हमें पता नहीं चला, और हमारा जो माइक था उसका जो बैटरी थी वो डाउन हो गई थी, और फिर वो आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो डिवाइस है, उससे ही उसकी वॉइस आई थी, और थोड़ा सा एज ए फैन की थोड़ी सी वॉइस आपको आई थी। तो थोड़ा सा इरिटेट किया था उस क्लासेस ने मेरे को भी, बाद में मैंने देखा तो वो सही नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी आइए आज की क्लासेस में आपको सारी चीज़ें विजिबल हो रही हैं और सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं,
ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है 86 का। 86 का करेक्ट आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन है आपका 87, निम्नलिखित युग्मों पर सही सुमेलित है। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपसे राइट पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं। पहला, महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से, देखो महातापीय जो आपकी तापीय ऊर्जा होती है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जैसे महासागरीय तापीय ऊर्जा जल से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। जल विद्युत ऊर्जा तरंग ज्वारीय तरंगों से बिल्कुल होता है। बायोमास, ये भी देखो बायोमास क्या होता है, ये सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा से क्या होने वाली है उसमें कहा जाता है। वहीं अगर हम देखें, ये सही सुमेलित की बात कर रहा है ना, सह उत्पाद ऊर्जा, खासतौर पर ईंधन से दो प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही सही है, बाकी का ये गलत है। देखो महासागरीय जो तापीय ऊर्जा होती है तरंग ऊर्जा होती है, जल विद्युत ऊर्जा जो होती है वो जल से प्राप्त ऊर्जा होती है। बायोमास जो ऊर्जा होती है डियर, वो सूर्य से उत्पन्न नहीं होती है, वो तो बल्कि जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उससे प्राप्त होती है। जो सह उत्पाद ऊर्जा का एक ईंधन के प्रकार होता है उससे उत्पन्न होती है। तो डी इसमें राइट आंसर होगा। क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर, क्या होगा आपका डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 88 नंबर के पूछ रहे हैं कॉलोनी पतन विकार, मतलब कि आपसे पूछा गया है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद, तो ये किससे होता है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये होता है आपका हनी मक्खी, मतलब कि जो हनी वी होती है, हनी वीज जो होती है, मधुमक्खियाँ जो होती हैं, उससे खासतौर पर CCD आपको देखने के लिए मिलता है। तो एक रोग होता है CCD, इसका नया टैग नाम रखा गया। वर्तमान में ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि मधुमक्खी कॉलोनी में वयस्क आबादी के अस्पष्ट रूप से हानि भी होती रही है, तो इसलिए चर्चाओं का बिंदु भी अपने आप में देखने के लिए आपको मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा क्या है आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 नंबर का क्वेश्चन, प्रयोग के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किए जाने वाला पहला भारतीय वृक्ष कौन सा था। अब देखो इसमें जो पहला भारतीय वृक्ष था, अगर हम उसकी बात कर लें तो था रबड़ का वृक्ष। किसका था, रबर का जो वृक्ष था, ये पहला भारतीय ऐसा पौधा था जिसमें आनुवांशिक, आपने पढ़ा होगा डियर, आप देखते हैं जिसमें जीन थेरेपी की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, जीन थेरेपी की बात की जाती है। पढ़ते हैं कि नहीं, जीन थेरेपी आप पढ़ते हैं कैस्पियर केश9 के बारे में, ठीक है, कैस्पियर केश9 के बारे में आप पढ़ते हैं कि नहीं, जीन एडिटिंग के बारे में। अब ये थोड़ा सा लैग क्यों कर रहा है, ये मेरे को देखना पड़ेगा क्यों लैग कर रहा है इसका। कल से ये भी लैग नहीं करेगा, अभी करता है ना, करो लैग करो और करो, क्योंकि ये ठीक से रफ नहीं कर पा रहा है, इसको इरेज नहीं कर पा रहा है। 1 सेकेंड रुकेगा, थोड़ी से कम पेन यूज करेंगे आज की क्लास में, कल से नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, इसका भी सब इलाज है। तो इसमें रबर का वृक्ष, ठीक है। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइएगा क्या है। आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। चलिए देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित में से कौन सा स्व स्थानों के संरक्षण के रूप नहीं है। देखो जिसको बोलते हैं हम इन सीटू एक्स सीटू, आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इकोलॉजी में आप क्या करते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू जब कंजर्वेशन आप देखते हैं तो कौन सा नहीं है इसमें। देखो जो इन सीटू होता है जहाँ पर वो स्थापित किए जाते हैं, जिस स्थान में वो रहते हैं वहीं पर उनका संरक्षण कर दिया जाए, और एक्सीटिव होता है कि उस स्थान से उठा करके आप दूसरी जगह उसको ले जाएं। जैसे बोटनिकल गार्डन होता है ना, वहाँ पर आप ले जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क होता है वहाँ पर आप ले जाते हैं, है ना, सीड बैंक होता है वहाँ पर आप ले जाते हैं। तो अगर आप एक जीव को उठा करके दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सीटिव। इंसिटू होता है यदि हम उन्हीं जीव को उन्हीं का वहीं पर उसका संरक्षण अगर कर दिया तो उस संरक्षण से ही उसको हम कहलाते हैं। तो डियर यहाँ पर अगर हम देखें तो स्व स्थानों का संरक्षण इसमें नहीं है, कौन सा, तो ये आएगा जूलॉजिकल पार्क, जबकि राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है वो भी आएगा, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आपका ए जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव में फेफड़े नहीं बल्कि गलफड़े होते हैं। देखो ये थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये आपको बताओ कि इसमें गलफड़े होते हैं, है ना, इसमें क्या है, गलफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते। देखो अगर हम देखें पहला जो समुद्री सांप होता है भाई, इसमें तो आपके फेफड़े होते हैं, इसमें तो गलफड़े नहीं, इसमें तो फेफड़े होते हैं। डॉल्फिन होती है उसमें भी फेफड़े होते हैं। ये सब ऊपर आके, देखो जिसमें फेफड़े होते हैं ना वो सब ऊपर आके सांस लेते हैं, है ना,
व्हेल होती है उसमें भी फेफड़े होते हैं। लेकिन अगर हम देखें ईगल की, अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, ईगल। ईगल एक मत्स्य परिवार का भाग है जो कि इनमें सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। ठीक है, गलफड़े का मतलब होती है जैसे फिश है, मछली है, जो आपकी नॉर्मल मछली होती है उसको आप देखें, ये व्हेल जो है, ये डॉल्फिन जो है, ये मछली नहीं है, ये ध्यान में रखना, ये मछली नहीं, ये मछली के उसमें रखी जाती है लेकिन ये बहुत बड़े आकार की है। ठीक है, तो इनको खासतौर पर एक वह एनिमल्स माना जाता है, इनको सी एनिमल्स के रूप में भी जाना जाता है ना। तो ईगल आएगा स्टूडेंट्स इसमें, ईगल। ठीक है, इसमें गलफड़े नहीं होते बल्कि फेफड़े होते हैं, ध्यान रखना समुद्री सांपों में। तो ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। चलिए, क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का क्वेश्चन, बताइएगा 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा IUCN की, जो आप देखोगे रेस्ट जो आपकी लिस्ट होती है, ठीक है, रेड लिस्ट में कौन कौन सा शामिल है। ठीक है, संकटग्रस्त नहीं है, पूछा गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट क्राइटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन द IUCN रेड लिस्ट, मतलब कि कौन सा इसमें IUCN की सूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइएगा आप। चलिए, आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखो, अगर हम देखें जो सूची में शामिल नहीं है, जैसे पिंक हेडेड जो डक है, ये तो है बिल्कुल, गुलाबी जो सिर वाला बत्तख है ये भी है, हॉक्सविल ये कछुआ भी है, मालाबार सिवेट भी है। लेकिन पिग्मी जो हॉर्न्स होते हैं स्टूडेंट्स, पिग्मी जो हॉग है, ये छोटे से, बिल्कुल छोटे छोटे से सुअर होते हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपका असम में, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, मानस में भी आपको थोड़े से देखने के लिए मिलते हैं। तो कई ऐसी जगह आपको ये मिल जाते हैं। ठीक है, छोटे से ये सुअर की एक प्रजाति होती है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 93 नंबर। वह जीव जो रिडेटर पेस्ट रोग का कारण बनता है, किसका, रिडर पेस्ट रोग का कारण बनता है, तो कौन सा है इसमें रिडर पेस्ट का जो कारण बनता है, ये होता है आपका माइक्रोविली वायरस। क्या कहते हैं, माइक्रोविली वायरस के रूप में जाना जाता है। कई ऐसे रोग हैं जैसे तपेदी रोग किससे होता है, तो माइक्रोबैक्टीरिया से होता है। ठीक है, हिरण बिल्ली वगैरह हाथी में। एंथ्रिक्स जो होता है वेलिशियस एंथ्रोसिस होता है। रेविज जो होता है रेविज वायरस से होता है, बाघ शेर भालू नेबला गिलहरी। ठीक है, और आपका होता है जैसे खुरपका और मुंह पका, ये FMD वायरस होता है। इसमें गोर नीलगाय चीतल सावर याक भालू वगैरह होते हैं। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिडेप्टर जो होता है ये माइक्रोविली वायरस से होता है, और ये हिरण जंगली शुअर वगैरह जंगली भैंस इत्यादि में देखने को मिलेगा। टोक्सोप्लाज्मोजियम जो होता है ये टोक्सोप्लाज्मा गोंदी से होता है, जिसमें रिसिस मकाक और शिवेट बिल्ली वगैरह में होता है। तो ये आपसे पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोविली वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर 94 नंबर। समुद्री जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, आपसे जो सी एनिमल्स होते हैं उन पे आपसे पूछा है मरीन ऑर्गेनिज्म, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया। देखो, अगर हम देखें यहाँ पर जो पहला है समुद्री घास, आप देखोगे आवृत बीजी समुद्री फूल वाले पौधे हैं जो दिखने में घास के समान होते हैं। बिल्कुल ये ओशंस ऐसे फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो एक तरीके से समुद्री पौधा है। उसके साथ साथ समुद्री शैवाल आप देखोगे थैलाइड पौधे होते हैं, जिसमें से जड़ें तनों और पत्तियां जैसे वास्तविक ऊतकों का कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा डियर, यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हैं, तो डी में इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा क्वेश्चन को देख करके इसका राइट आंसर। देखिए 95 नंबर का क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब कि सही पूछा है इसके बारे में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संक्रमण क्षेत्र में पर्यटन, मछली पकड़ने और चराई करने की अनुमति होती है। क्या ये बात सही है, बताइएगा, क्या ये बात सही है आपकी कि इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत होती है क्या? तो आप कहोगे जी नहीं, इसमें शामिल नहीं होता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बफर जोन में बस्तियां, फसल भूमि और गहन मनोरंजन क्षेत्र की अनुमति होती है, नहीं, यहाँ पर भी ये शामिल नहीं होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों ही इसमें गलत है, मतलब कि इसका जो राइट आंसर आपसे पूछा गया है तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 95। एक चित्र आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें और भी समझ में आ जाए। कहाँ, इधर देखिएगा, इस सर्किल को थोड़ा सा समझिएगा,
एक छोटा सर्किल है, एक उसके बड़ा सर्किल है और एक उससे और बड़ा सर्किल है। अब मैं इसके कलर आपसे चेंज कर लेता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है रेड वाला, रेड जो सर्किल दिख रहा है, इसको बोलते हैं डियर कोर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोर क्षेत्र। ये क्या होता है? आपका कोर क्षेत्र होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये होता है कोर आपका। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम इस ब्लैक की बात कर लें तो इसको खास तौर पर कहा जाता है बफर जोन। क्या कहा जाता है इसको? बफर जोन कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो वाला, इसको भी थोड़ा देखिएगा। ये जो येलो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहा जाता है? अगर हम इसको देखें, क्योंकि कोर क्षेत्र हो गया, बफर हो गया, ये होता है संक्रमण क्षेत्र। क्या होता है? संक्रमण क्षेत्र इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र यहाँ पर होते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और इस क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर बस्तियाँ, फसल योग्य भूमि, वन गहन, मनोरंजन क्षेत्र के लिए आर्थिक उपयोग की विशेषताएं शामिल होती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में आपको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन था आपका 96 नंबर, जरा समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब देखो कौन सा इसमें से खासतौर पर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें जो आपका सरसाई नवार झील है, ये उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? यही आपको यूपी में मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कांजली झील की अगर हम बात कर लें तो ये आपको ब्यास नदी वाले क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है। ये कन्वेंशन है, हरी के आर्द्र भूमि के ऊपर कृत्रिम है, 2002 में रामसर साइट के अंतर्गत भी। और कहाँ पर है? ये पंजाब में है, पीवी बोल देंगे इसको, पंजाब में। यशवंत जो सागर है बच्चे, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, एमपी में। और ये यशवंत जो सागर रहा है 1930 के दशक में इसको इंदौर में, ठीक है, शामिल कर लिया गया ये भी। और आपका है कवरल जो कावर ताल है, हम देखें तो बिहार में आपको मिलेगा, बिहार में कावर ताल। तो ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 97, मतलब कि 97 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अंतर्राष्ट्रीय उद्यान या फिर राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? तो देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है। जैसे रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, तो अंडमान निकोबार वाले के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑब्वियस ये बिल्कुल मिलता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में आपको मिलता है। गूंगा मल जो राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर हम देखें ये जो आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलता है डियर, जो आपका सी है, ये आपको तेलंगाना में नहीं मिलता है, बल्कि आपको महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। ये 1974 में अमरावती जिले में इसकी स्थापना की गई थी और ये बाघों की विशाल आबादी के लिए भी लोकप्रिय है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया है सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया है? सुमेलित नहीं है। तो जब सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 98 नंबर। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा डियर। रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती की जाती है? देखो एक होता है रबी, एक होता है खरीफ, एक होता है ज़ैद, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया रबी। लास्ट ईयर्स भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये फसल रबी की है, ये फसल खरीफ की, ऐसे कपास को पूछा था, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या होते हैं, पूछ ले जाते हैं और उसका आंसर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है। तो कौन सी फसलें हैं जो आपकी इसमें रबी की फसलें होती है? देखो रबी की जो फसलें होती हैं खासतौर पर ये शरद समय में होती हैं, जब सर्दी होती है नॉर्थ इंडिया में। तो जौ बताइएगा, मूंगफली बताइएगा, सरसों बताइएगा, कपास बताइएगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देखो जो फसलें हैं रबी की फसलों की अगर हम बात कर लें तो रबी की फसलों में ये बुवाई इनकी अक्टूबर सितंबर होती है, कटाई जून से अप्रैल होती है। और इन फसलों में गेहूं है, जो है मटर है, चना है, सरसों आती है, ठीक है। ये पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में होती है। तो इसमें जो रबी की फसल है, ठीक है, तो रबी की फसल कौन कौन सी है? इसमें गेहूँ होती है, मैंने आपको बताया जौ है बिल्कुल है, उसके साथ साथ सरसों है बिल्कुल है, क्या कपास है, क्या मूंगफली है? नहीं। तो 1 और 2 हैं, मतलब कि इसका डी राइट आंसर होगा। यही आपकी होती हैं किसकी फसलें? रबी की फसलें। वहीं अगर खरीफ की फसलों की बात कर लें तो इनकी बुआई जून से जुलाई में होती है और कटाई सितंबर से अक्टूबर के समय होती है। इन फसलों में जैसे मक्का है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, ठीक है, और मूंगफली है, सोयाबीन है, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। ये असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा,
तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में होती हैं। ज़ैद की जो फसलें होती हैं इनकी बुवाई और कटाई जैसे मार्च जुलाई में, मतलब कि इनके जो बीज का समय होता है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये मोस्टली सब्जी जैसे चारा, ठीक है, करेला, ककड़ी, कुकुम्बर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये खीरा वगैरह इसमें देखने के लिए मिलता है। अधिकांश उत्तरी और उत्तर पश्चिम वाले राज्यों में ये होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 99। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है, जैसे कि आपको पता है हल्दी बोर्ड, ये आपसे पूछा जा चुका है, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है, ये आपको बताना है हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। और ये देखो, ये जो भारतीय चाय बोर्ड के अगर मुख्यालय की बात कर ले तो ये आपको कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है? असम में मिलता है, कोलकाता। देखो ये आपको मिलता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, 54 से इसमें काम करना शुरू हो गया। इसका गठन संसद सदस्य 4 उत्पादक राज्यों जो व्यापारियों के चाय को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रत्येक 3 वर्ष में इसका पुनर्गठन किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में ही है और संपूर्ण भारत में 17 अन्य कार्यालय भी हैं इसके। वर्तमान में टी बोर्ड के 2 विदेशी कार्यालय भी मुंबई और मॉस्को में खोले गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्या है आपकी स्क्रीन पर, 100 नंबर का क्वेश्चन। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसकी सिफारिश पर आधारित? देखो जो आपका एमएसपी होता है इसमें सिफारिश होती है, एक तो रिकमेंड करता है ना, रिकमेंड करता है और इसमें रिकमेंडेशन पूछी है, और एक इसको घोषित करता है। भारत में क्या है आप देखोगे इसके अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की है, तो इसका राइट आंसर होगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ये इसका क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है, बट इसको जो लागू करता है वो CCEA करता है, ठीक है, एक कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स, ये इसको लागू करता है। और प्रतिवर्ष ध्यान में रखना, प्रतिवर्ष भारत में जो MSP जारी की जाती है वह फसल बुआई से पहले होती है, ठीक, कब होती है? फसल बुआई से पहले होती है। और प्रत्येक वर्ष में ये आप देखोगे 2 बार, कितनी बार? 2 बार आपकी जारी की जाती है ना। और इसके अंतर्गत कितनी फसलें हैं? 22 + 1 फसल इसके अंतर्गत शामिल की गई है, टोटल 23 फसलें हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखिएगा 101 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कंदन वर्ष घोषित किया गया था? अब ये जो था कंदन वर्ष घोषित किया गया था, अगर हम देखें तो 75वां इसका शस्त्र था। क्या था? 75वां ये शस्त्र था। ये आपके इतना काम का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, ये मोस्टली क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत जरूरी है। इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स में देना है। देखो ये कह रहे हैं कृषि क्रांति है और संबंधित है। जैसे आपसे पूछा जाए लाल क्रांति, तो आप सिंपल सी बात है पीली क्रांति, तो बताइएगा। इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप जितने भी देख रहे हो स्टूडेंट्स, 102 नंबर का क्वेश्चन है ये, 102, तो बताइएगा। ये बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। हालांकि मैं भी इस पर डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसका राइट आंसर दो। मेरी क्लास का आपको ये महत्वपूर्ण उद्देश्य मिलता है कि आप इनसे सीख सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे नीली जो क्रांति है ये आपको मत्स्य उत्पादन से चर्चा का बिंदु होता है। स्वर्णिम रेशा क्रांति है जूट उत्पादन से। हरित क्रांति है खाद्यान्न से। गुलाबी क्रांति मांस और मुर्गी पालन से। गोल क्रांति है आलू से। रजत क्रांति है अंडा से। श्वेत क्रांति जो आपकी है ये डेयरी उद्योग उत्पादन से। पीली क्रांति आपको बतानी है क्योंकि इसमें दे के रखा है। मैंने उन क्रांतियों का नाम आपसे कर दिया है चर्चा का बिंदु जो इसमें नहीं है, बाकी का इसमें दे के रखा है। आप इसका राइट आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इतने 103 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बता दो राइट आंसर क्या है इसका। भारत में कृषि के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या फिर है? देखो जो भारत में कृषि है, कृषि भारत में जैसे चावल और जूट, भारत में तर कृषि की मुख्य फसल है। जैसे जो चावल और जूट होता है, तर का मतलब है कि यहाँ पर आपको इरिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि वार्षिक जो औसत वर्षा होती है, क्योंकि जलोढ़ वाले क्षेत्र में खासतौर पर होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक इसको होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सीढ़ीनुमा कृषि पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, हाँ ये बात सही है। सीढ़ीनुमा आप देखोगे जब आप मसूरी जाओगे तो वहाँ पर आपको लाइव अपनी आंखों से मिलेगा। आज तो तुम वीडियो के माध्यम से देखते हो, कल आप फेशियल माध्यम से भी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लोगे।
तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं कि आप देखोगे वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104, निम्नलिखित में से किस राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मक्के की खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के घटते क्रम में, देखो जो मेज होता है, मक्का जो होता है, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, किस क्षेत्र में आपको होता है, तो सबसे ज़्यादा ये कह रहा है ना घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सबसे ज़्यादा होती है मध्य प्रदेश में, तो पहले स्थान पर आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मक्के की खेती होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, तो पहले स्थान पर 2 होगा, तो आंसर सी नहीं होगा और आंसर ए नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें दूसरे स्थान पर आ जाता है आपका महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर आ जाता है राजस्थान और चौथे स्थान पर आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में मक्का थोड़ी कम होती है, तो इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 105, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स नबार्ड के बारे में पूछा गया। अब ये तो इजी है, ये 1982 में किया गया था, बहुत ही ईजी सा है, इजी एंड पीजी में कहूँगा इसको, इससे ईजी क्या ही लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2004 में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ। देखो जो राष्ट्रीय किसान आयोग की अगर हम गठन की बात कर लें, 106 नंबर के क्वेश्चन की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये जो बनाया गया था, ये राष्ट्रीय किसान आयोग जो था ये 18 नवंबर 2004 को बनाया गया था और प्रोफेसर जो थे MN स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसको रखा गया। ठीक है, किसान जो आयोग था, कौन थे, MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है और इनको भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर हिमालय में करेवा संरचना किसके उत्पाद हेतु उपयुक्त है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या वहाँ पर चावल होगा, क्या वहाँ पर गेहूँ होगी, क्या वहाँ पर बाजरा होगा, तो क्या होता है जाफरान। ये जो करेवा यहाँ की भूमि है, ये जो देखने के लिए आपको मिलती है कश्मीर में, ये यहाँ की एक किस्म है, स्थानीय केसर की किस्म है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। ये क्या होता है, ये केसर होता है। ठीक है, एक केसर की किस्म होती है, इसको लेकर के जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं जाफरान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 108, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में। देखो जो कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी बोर्ड की हम बात कर लें तो कॉफ़ी कहाँ पर ज़्यादातर होती है, साउथ में आपको देखने को मिलेगी, और ये कॉफ़ी आपको मिलती है बेंगलुरु, मतलब कि बोले तो कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 109 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उष्णकटिबंधीय गन्ना उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। उष्णकटिबंधीय जो गन्ना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसकी अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक, लेकिन हरियाणा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो सी 109 का राइट आंसर होगा। 110 नंबर, भारतीय कृषि संस्थान परिषद जो आपका ICAR का स्थापना कब की गई थी। अब देखो ये कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसकी स्थापना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि अनुसंधान और शिक्षा समन्वय, मार्गदर्शन, प्रबंधन के लिए भी ये एक शीर्षक निकाय के रूप में जाना जाता है। 111, भारतीय बागवानी का जनक किसको माना जाता है। देखो जो भारतीय बागवानी के जनक हैं MH मेरीगोंडा, इसके जनक माने जाते हैं, जो कि फली फाली और आप देखोगे गार्डन वगैरह को इन्होंने बढ़ावा दिया, फूलों को बढ़ावा दिया। भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें मवेशियों की संख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखो मवेशी जो है आपसे पूछा गया कौन से स्टेट्स में मवेशी ज़्यादा हैं, कौन से स्टेट पे मवेशी कम है, उसके बारे में आपसे पूछा गया। पहले स्थान पर जो आएगा वो आएगा उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है राजस्थान, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनमें ही आपके क्या है, जो एनिमल्स देखने के लिए आपको मिलते हैं, जो पालतू, ठीक है। निम्नलिखित में से वह सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है जहां कर्क रेखा गुजरती है। अब देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आप गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, ये सभी हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो यहाँ से होकर के ये गुजरती है, और राजस्थान। तो इसमें जो सबसे आपसे पूछा गया है पूर्वी राज्य, तो सबसे पूर्वी राज्य जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा मिजोरम। ठीक है, क्या है, मिजोरम से होकर के ये गुजरती है।
और यदि किसी की कैपिटल की बात कर लें तो कई की कैपिटल जो इसके पास में है, किसी की कैपिटल दूर भी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो राजस्थान की कैपिटल सबसे ज़्यादा है। कर्क रेखा के अगर हम उत्तरी में बात कर लें तो उत्तर में 12 राज्य हैं, और साउथ में आप देखोगे कर्क रेखा के तो आपको 8 राज्य मिलेंगे। ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश नॉर्थ में, 4 इसके साउथ में मिलते हैं। आर्कियन चट्टान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ये जो आर्कियन समूह की चट्टानें होती हैं स्टूडेंट्स, ये चट्टानें आप देखोगे लावा के जमाव से हुई हैं। ये चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय क्षेत्र दोनों में पाई जाती हैं। बिल्कुल ये जो हिमालय के नीचे वाला क्षेत्र है वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। इन चट्टानें प्रणाली के अंतर्गत उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर के नवीनतम चट्टानें शामिल हैं। बिल्कुल इनका अपक्षय अपवर्तन हुआ, उच्च कार्बोनिफेरस से लेकर के नवीनतम चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें इसकी सही हो जाएंगी, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों। क्वेश्चन है आपका 115, पुंगा घाटी के बारे में आपसे पूछा गया। पुंगा घाटी और ये कहाँ पर आपको देखने की मिलेगी, तो पुंगा घाटी डियर आपको कहाँ मिलती है, तो लद्दाख में आपको पुंगा घाटी देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपसे भी पूछे जाएंगे बीच बीच में। कौन सा तट पूर्वी भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये आपको बताना है कौन सा तट है जो पूर्वी पर है। जैसे अगर हम देखें जो कोंकण तट है, कोरोमंडल तट है, ये तो आपको देखने मिला। आंध्र तट है, ये तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो इजी हो जाएगा, इजी एंड पीजी हम कहेंगे। अगर आपको देखो कुछ भी नहीं पता है, अगर आपको भारत का नक्शा भी पता है तब भी आप बता दोगे। तो कोंकण बताइएगा सबसे पहले। कोंकण जो है ये कहाँ पर आपको मिलता है, ये पूर्वी तट है कि पश्चिमी, ये तो पश्चिमी है। तो देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो 2 3 4, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है 117, अभिकथन वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। ब्रह्मपुत्र बाढ़ जो आपका चोनल शिफ्टिंग और बफर कटाव के लिए प्रसिद्ध है। इसके अधिकांश क्योंकि कारण है कि इसकी अधिकांश सहायक नदियाँ बड़ी हैं और अपने जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बड़ी मात्रा में तलछट लाती हैं, और यही तो कारण होता है कि यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा देखने के लिए आपको मिलता है, शिफ्टिंग आपको देखने के लिए मिलती है। ऐसा है क्या? नहीं। तो देखो अगर हम देखें 117 में, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो बड़ी नहीं हैं, वो बल्कि छोटी छोटी इसकी सहायक नदियाँ आप देखोगे मिलती रहती हैं, इसमें आती रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन दूसरा इसमें गलत है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिवांग, दिहांग, लोहित, धनसिरी, धनसिरी, ये सब है ना इसकी सहायक नदियाँ। क्वेश्चन है आपका 118 नंबर, बताइएगा 118 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है? तो कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का हिस्सा है, मतलब कि वो किसी वाटर बॉडीज में जाकर के अपना जल नहीं गिरा रही है, बल्कि खासतौर पर ये अंत ही हो जाती है, जैसे गोमती है, घग्गर है, लूनी है, सोन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे घग्गर है और लूनी है, गोमती और ये सोन नहीं है, ठीक है, इनका पानी ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, तो ये क्या हो जाती हैं, अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का एक हिस्से के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्योंकि हरियाणा और राजस्थान से बहने वाली घग्गर नदी अंतर्देशीय अफवाह हो गई है और राजस्थान के रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। लूनी एक और नदी है जो अरावली पर्वत से निकलने के पश्चात कच्छ में विलुप्त हो जाती है। गोमती और सोन नदी गंगा की सहायक नदियाँ, तो ये नहीं इसमें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 119 नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं कौन सा भारत का सबसे लंबा बांध है। देखो एक है सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध और सबसे लंबा बांध। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध सबसे लंबा है, और सबसे ऊंचा बांध अगर पूछ ले तो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एल नीनो के संदर्भ में आपसे पूछा गया, एक होता है लालिनो, एक होता है एल नीनो। अब देखिए कह रहे हैं कि यह एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से दूर उष्णकटिबंधीय प्रशांत के क्षेत्र को प्रकट करती है। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे हाँ ये बात एकदम सही है। दूसरा है कि यह मानसून गतिविधियों की भविष्यवाणी में सहायता भी करती है। बिल्कुल सहायता करती है, इसमें कोई दो राय करना नहीं है। आपने लालिनो, एल नीनो आवश्यक रूप से पढ़ा होगा। इंडियन ओशन डायपोल आपने पढ़ा होगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। चलिए तो यहाँ पर देखो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दोनों बातें डियर आपकी सही हैं, तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन देखो और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। 112 का, कौन से कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं? अब देखो कौन से हैं, जैसे मृदा को, एक तो होता है जनक मृदा, चट्टान है, तापमान है, समय है, ये तल रूप है, ये सभी इसको प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्रभावित करेगा,
इसको सभी के सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वहाँ पे जनक चट्टान, चट्टान किसकी बनी हुई है वो भी तो इस चीज़ को प्रभावित ही करता है। उसके साथ साथ तलरूप वहाँ का कैसा है, सेब, तापमान कितना है वहाँ पर, और टाइम कितना हो गया है या कितना नहीं हुआ है, उसके ऊपर भी किसी भी चट्टान और मृदा के निर्माण की बात की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर का क्वेश्चन, काली मृदा के संदर्भ में आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। देखो, अब चाहे ब्लैक सोइल हो, चाहे आपकी वाइट हो, जो भी सोइल हो, ठीक है, आपने 8 प्रकार की मिट्टी जरूर पड़ी होगी ICR के अनुसार। तो यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस इन दोनों की कमी पाई जाती है भारतीय मिट्टी के अंतर्गत, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आपको। तो काली मृदा के संदर्भ में आपसे पूछा है, इसमें उच्च उर्वरता है जो बिना उर्वरक के भी कई फसलें उत्पन्न कर सकती है। यह लंबे समय तक नमी बनाए रखने के लिए भी जानी जाती है। इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना और पोटास की कमी होती है। यह कपास, गेहूं, तिलहन, सब्जी आदि की फसलों के लिए जानी जाती है। अब पूछ रहा है आपसे सही नहीं है, ठीक है, क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ये कह रहे हैं कि इसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, चूना और पोटास की कमी होती है। कमी नहीं होती है इसमें, चूना पोटास तो ठीक ठीक देखने को मिलता है। और ये तो क्यों नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ब्लैक सोइल किससे बनी है, दक्कन ड्रेप से बनी है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 123 नंबर, बताइएगा 123, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रभाव नहीं है। मृदा निम्नीकरण का मतलब होता है कि वहां से मृदा क्या हो रही है, क्षरण होना, इसके प्रभाव की बात करता है। तो इसका राइट आंसर होगा खनन। बाकी का भूमि क्षरण है, बाढ़ है, सूखा है, शुष्कता, लेकिन खनन से मृदा निम्नीकरण नहीं होता है, इससे इसका प्रभाव नहीं फैलता है। ठीक है, टुंड्रा मृदा के बारे में आपसे पूछा गया, टुंड्रा मृदा के बारे में बताना है। टुंड्रा जो होती है मिट्टी, ठीक है, जहाँ पर कोई भी उत्पादन आपको नहीं मिलेगा, टेगा और टुंड्रा आपने पढ़ा होगा। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह एक अच्छे कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर सकती है। देखो डियर, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए बताइएगा कमेंट्स में। देखो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती है, बिल्कुल यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी। और यहाँ अच्छे कार्बन सिंक के रूप में भी ये काम करता है। जो टुंड्रा मृदा होती है, एक तरीके से मैं कहूँगा कि एक प्रकार का बायोम है जहाँ पेड़ों की वृद्धि का तापमान के कारण बाधित हो जाता है। टुंड्रा 3 क्षेत्रों से प्रकार होता है, जैसे आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा। एक वनस्पति छोटी ऐसी झाड़ियाँ, सेज, घास, काई, लाइकिन से बनी होती हैं, बर्फीले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 125 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से भारत में सामान्य रूप से पाए जाने वाले वन हैं। अब देखो, जो भारत में पाए जाते हैं, अगर हम उनकी बात कर लें, सामान्य रूप से जो पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, अल्पाइन वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और ये कह रहे हैं टेगा वन। वैसे तो भारत में ये तीनों ही पाए जाते हैं, लेकिन अगर सामान्य देखें तो ट्रॉपिकल जो आपके डिसिडुअस जो फॉरेस्ट हैं ये ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस, बाकी के सब मिलते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा आपका 126 नंबर, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप इसका राइट आंसर देंगे। देखिए, राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 की रही है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन आवरण के अंतर्गत लाना, देश की प्राकृतिक विरासत, इसकी जैविक विविधता और आनुवंशिक पुल का संरक्षण। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हैं। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई थी इसका उद्देश्य, ये जो राष्ट्रीय वन नीति लाई थी सॉरी, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ साथ जो आपका आता है स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आती है उसको एक बार देख लीजिएगा, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आप उसका राइट आंसर दे लें। कृषि संबंधी सूखा माना जाता है, इसको बोलते हैं हेक। अब देखो, ये जो माना जाता है कृषि संबंधी सूखा, जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ये देखने के लिए आपको मिलता है। तो ऐसे में मृदा में न्यूनतम नमी जो फसलों को सहारा देने के लिए आवश्यक हो, उसी को तो हम क्या कहते हैं, सूखा कहा जाता है। ऐसी स्थिति जब पर्याप्त अपर्याप्त वर्षा की लंबी अवधि नहीं, विभिन्न भंडारों और जलाशयों जैसे जल वृद्धों, झीलों, जलाशयों आदि में जल की अनुपलब्धता, ये भी नहीं,
पारिस्थितिकी संकट के परिणाम स्वरूप जल की कमी। तो इसमें ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर देखने के लिए आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है? क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं? तो ये चक्रवात खासतौर पर निम्न वायुमंडल दबाव के केंद्रित होते हैं, ये दो होते हैं। इसमें पवनों का प्रभाव केंद्र से बाहर की ओर होता है। देखो, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं तो पवनों का जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है इसमें प्रभाव, ठीक है। क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न वायु दाब होते हैं तो इसमें दाब के केंद्र होते हैं, तो इसलिए दाब से बाहर के क्षेत्रों की ओर वायु का बढ़ता है। परिणाम स्वरूप पवनें बाहर से केंद्र की ओर होती हैं, क्योंकि ये निम्न वायु दाब होता है और हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ऐसे ये चलती हैं इस तरीके से। ओके, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। एंटी जो साइक्लोन होता है वो इसके अपोजिट चलता है। जल विभाजक प्रबंधन के बारे में आपसे पूछा गया, बताइएगा इसमें सही पूछा गया आपसे, इसका सही राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो इसमें रिसाव, तालाबों, पुनर्भरण कुओं जैसे तरीकों के माध्यम से भूजल के अपवाह को रोकना, भंडारण तथा पुनर्भरण करना भी शामिल है। जी हाँ, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल ग्रहण विकास परियोजना है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। ये खासतौर पर जल विभाजक प्रबंधन के रूप में काम करती हैं ये दोनों पद्धतियाँ। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। दोनों बातें आपकी सही हैं। क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का प्रकार नहीं है? अब देखो, जैसे प्रवाल वित्तीय ये समुद्र में मिलता है, उसके बाद ज्वारनदूत है ये मिलता है, लेकिन कैल्प जो वन होते हैं ये भी मिलते हैं, लेकिन टुंड्रा जो होता है डियर, ये आपको समुद्र में नहीं मिलेगा। टुंड्रा तो एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन। लोहा अयस्क भारत की किस चट्टान प्रणाली में पाया जाता है? देखो, जो लोहा आपको देखने को मिलता है तो ये धारावाड़ की चट्टानों में आपको मिलता है। फिर धारावाड़, कुडप्पा, ठीक है, आर्कियन, कुडप्पा, धारावाड़, विंध्यन, ये सब आपको मिलती हैं चट्टानें एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, धारावाड़ की चट्टानों में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये छोटे नागपुर के पठार, मेघालय, दिल्ली वाले क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है। धारावाड़ की चट्टानों में लोहे के साथ साथ लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी वगैरह आपको मिलते हैं। लोहा अयस्क के कुल भंडारण का लगभग 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इस क्षेत्र में। 132 देखिएगा क्वेश्चन। कॉपर फील्ड है और राज्य आपसे पूछा गया है। देखो, ये जो कॉपर फील्ड आपको मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर देखने के लिए आपको मिलते हैं, तो विद्युत के तार उत्पादन के लिए, मोटर ट्रांसफर, जनरेटर बनाने के लिए तांबे का महत्वपूर्ण धातु के रूप में भारत एक गरीब देश के रूप में है। तांबे के भंडारण के उत्पादन से संबंधित कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि इसको बढ़ावा दिया गया। जैसे अगर हम देखें झुंझुनू, अगर आपसे पूछा जाए तो अलवर, राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में मिलते हैं। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। तो देखो, जो चंद्रपुर है अगर हम देखें तो चंद्रपुर आपको महाराष्ट्र में मिलता है, ये सही है। हसन की बात कर लें तो हसन जो आपको मिलता है ये कर्नाटक में मिलता है, इसका ये सही है। उसके बाद जो आपका खम्बाड़ है, खम्बाड़ की बात कर लें तो ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलता है। और खेतड़ी की बात कर लें तो ये आपको राजस्थान में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133। बोनाई, कुरुवुई, नोआमुंडी खदानों का किस खनिज से संबंधित है? तो ये जो खनिज चर्चाओं में रही थी और ये किससे संबंधित आपको देखने को मिलेगा, तो ये लोहा अयस्क के हैं। किससे हैं? लोहा अयस्क से इसको संबंधित रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर पूछा गया सही। देखो, तमिलनाडु भारत में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक के रूप में जाना जाता है। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे जी नहीं, तमिलनाडु खासतौर पर आप देखोगे इसके लिए नहीं जाना जाता, उड़ीसा मैग्नीज के लिए जाना जाता है, तमिलनाडु नहीं। तो ये तो गलत है। मैग्नीज भंडारण लगभग सभी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में
पाए जाते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा हुआ है। मतलब कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं उनसे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपका मन हो आप पढ़ें। तो इसमें पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 135 लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में आपसे पूछा गया है, कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, अब ये आपको बताना है लोहा इस्पात को लेकर के। देखो लोहे इस्पात की अगर हम बात कर लें तो इसमें खासतौर पर कोकिंग कोल ये होता है, डोलोमाइट्स होता है, उसके साथ साथ क्रोमियम, लेकिन जिंक इसके लिए नहीं जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 136 नंबर, देखिएगा क्या है। निम्नलिखित गोल्ड फील्ड पर विचार कीजिए। किस पर पूछा गया है? गोल्ड फील्ड पर आपसे पूछा गया है कौन सा गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है। ठीक है, कौन सा गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है, ये आपको बताना है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कर्नाटक में आपको मिलता है। तो सबसे पहले आता है कोल गोल्ड फील्ड, जो आपका कोलार है, ये मिलेगा। इसके अलावा मिलेगा आपको हट्टी, लेकिन अगर हम देखें रामगिरी, रामगिरी इसमें शामिल नहीं है। रामगिरी को अगर हम देखें डियर, ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो एक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 137, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। अब देखो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है, जैसे अब घाघरा की बात कर ले, गोमती है, महानंदा, ये जो महानंदा है ये उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। बेतवा भी देखने के लिए आपको मिलेगी, गोमती भी, घग्गर भी, लेकिन महा जो आपकी नंदा है ये नहीं बहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 138 भूस्खलन की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो भूस्खलन क्या होता है, अब इसमें कई तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी घाटियों में आम विशेषताएं हैं। लगातार टूट करके एक चट्टान का नीचे की तरफ आ जाना, तो ये तो भूस्खलन कहलाता है। जब आप पहाड़ी या पर्वत या दुर्गम इलाकों में जाओगे तो वहाँ पर ये आपको नॉर्मल आम बात लगेगी। ये काफ़ी हद तक अत्यधिक स्थानीयकृत कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। हाँ, ये बात सही है, स्थानीय कारकों में जैसे प्लांटेशन है, आपने पौधे रुपये लगाए हैं, वहाँ पे सही से जल निकासी का आपने सिस्टम सही करके रखा है, तो उस चीज़ से हो जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं। सही आपसे पूछा था, सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है। अब देखो छोटी प्लेट के बारे में पूछा गया है, तो अंटार्कटिका प्लेट एक बड़ी प्लेट है, नज़्का, अरेबियन, फिलीपींस ये छोटी छोटी प्लेट हैं। तो कौन सी छोटी प्लेट नहीं पूछा आपसे, तो आप कहोगे अंटार्कटिका प्लेट आपकी एक बड़ी प्लेटों के अंतर्गत इसको रखा गया होता है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये आज ही कर ले, कल नहीं करेगा तो जो आपकी अंटार्कटिका प्लेट है ये एक बड़ी प्लेट है। अरेबियन प्लेट आप सभी जानते हैं जो पर्शियन गल्फ के देश हैं। फिलीपींस आप सभी जानते हैं फिलीपींस कंट्री को। और नज़्का प्लेट अमेरिका के जो मिडिल अमेरिका है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा पनामा वगैरह के क्षेत्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और भी कुछ प्लेट हैं, जैसे कोकस प्लेट है, ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। नज़्का प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट अधिकतर अरब प्रायद्वीप में। फिलीपींस ये एशियाई महाद्वीप के महासागरीय क्षेत्र में। कैरोलिन प्लेट जो है न्यू गिनी वाले फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में है। फ्यूजी प्लेट जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। 140 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। अब बताओ इससे इजी क्या पूछ पाओगे, और भी कुछ बचा है तो वो भी पूछवा लो। तो सरदार सरोवर जो बांध बनाया गया ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, और इसके लगातार आप देखोगे गुरुत्वाकर्षण को लेकर के लगातार इस योजना पर विवाद होता रहा है ना, तो ये भी ध्यान में आपको रखना। क्वेश्चन है आपका 141, बताइएगा 141 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 141 का राइट आंसर दे बच्चे। देखिए ये कह रहे हैं कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखो भारत की हम बात कर लें तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा जो बड़ा उत्पादक राज्य देखने को मिलता है तो वो ओडिशा में आपको मिलता है।
उड़ीसा में 95% बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। देखो ये जो बनाया गया था, ये बना था 2009 के समय इसको बनाया गया था। ठीक है। ये जो प्राधिकरण आपका बना, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अगर आपसे इसके अध्यक्ष पूछ ले, अध्यक्षता करते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। उपाध्यक्ष होते हैं जिस स्टेट से ये गंगा गुजरती है वहाँ के जो सीएम होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो इसमें सी राइट आंसर होएगा 2009। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में नामित किया गया और 3 से 14 मार्च 2013 को बैंकॉक में आयोजित हुआ था। साइट्स जो जंगली जीवों की, वनस्पतियों की, लुप्तप्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन जिसको साइट्स बोलते हैं 16 कोप में इसको किया गया था। तो ये 3 मार्च को खासतौर पर ध्यान में रखना है, इसको 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। अधिनियम है, वर्ष है, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, जैव विविधता अधिनियम 2002 है, प्रोजेक्ट टाइगर 1972 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। पूछा क्या है आपसे? सही नहीं है। देखो जो जैव विविधता अधिनियम की अगर हम बात कर ले तो ये खासतौर पर, और प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये तो सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और आपका डी भी सही है। प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये 1972 नहीं है, ध्यान रखना, ये है आपका 1973। ठीक है, 1973 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से आर्द्र भूमि का प्राथमिक कार्य है? देखो आर्द्र भूमि क्या होती है? जैसे लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है अमेजन के जंगल को, वैसे ही इसको कहा जाता है किडनी। तो ये क्या काम करता है? शहरीकरण का समर्थन है, खनिज उत्खनन है, वायु प्रदूषण का समाधान या कार्बन सिंक। जो आर्द्र भूमि होती है इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कार्बन सिंक के रूप में। ठीक है। ए भारतीय गिद्ध कार्य योजना की समयावधि क्या है? तो देखो भारतीय युद्ध जो गिद्ध परियोजना रही है इसकी समाप्ति 2020 से 25 तक रखी गई है, जो कि अभी अपने अंतिम चरणों में दिखाई दे रही है। 147 नंबर का क्वेश्चन बताओ। पश्चिमी घाट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और सही। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के समृद्ध और अद्वितीय संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑफकोर्स इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर 147 में दोनों बातें आपकी सही हो जानी चाहिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों, मतलब कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 148 नंबर का क्वेश्चन। नदी के मिंडर्स, अब देखो नदी के जो मिंडर्स के बारे में पूछा गया है। अब ये जो मिंडर्स कब बनते हैं? जब वो मिंडर्स बनाती है, एक मिंडर्स में लैंड फॉर्म नहीं होता बल्कि केवल एक प्रकार का चोनल पैटर्न के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका जो निर्माण तब होता है जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढलान वाले मैदानों में टूट जाती हैं, तो इसी को बोलते हैं विंडर्स। क्या बोलते हैं? नहीं, ये बात गलत है। नदी में विंडर्स होने के कारण आक्षिबो, आप देखोगे आक्षोबो झील का निर्माण होगा। बिल्कुल ये सही है, तो इसमें बी इसका राइट आंसर होगा। 149 निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? अब देखो यहाँ पर ये इंडिया है, पूर्वी तट ये वाला है। ठीक है, बताओ कौन सा नहीं है? जैसे एन्नोर है, पारादीप है, माधवन है या तूतीकोरिन है। तो देखिए जो आपका इसका जो राइट आंसर होगा वह वाधवन, सी, क्योंकि पूर्वी तट पर तमिलनाडु चेन्नई आपको मिलेगा, कोचीन बंदरगाह केरल में मिलेगा, एनेरबल ये आपको पूरब में मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग आपको मिलते रहेंगे। कांडला गुजरात में, मंगलोर कर्नाटक में, मोरगुआ गोवा में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू JNPT महाराष्ट्र में, बाधवन महाराष्ट्र में, उड़ीसा पारादीप में, तमिलनाडु तूतीकोरिन में और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहायक नदी से सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताने से गोदावरी है, मंजिरा है, कृष्णा है, पैनगंगा है, कहाँ से आ जाएगा?
महानदी है तो हसदे है, एक तेल नदी भी है, ध्यान रखेंगे, झेलम है, किशनगंगा। तो बताइएगा, देखो किशनगंगा, झेलम को किशनगंगा क्या कहते हैं, क्या बोलो। चलो अब आपको क्या करना है, इसका जो राइट आंसर कहीं ना कहीं आपको कमेंट्स में देना है, ठीक है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स रिवर्स ट्रिब्यूटरी इज़ नॉट करेक्ट मैच, तो कौन सा इसमें से करेक्ट मैच नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं डियर। ये था आपका टेस्ट दूसरा, जो आपका भूगोल पर आधारित था, ठीक है, और ये कंप्लीट हो जाता है। बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो इसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जितने क्वेश्चन के राइट आंसर पूछें उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मिलता हूँ आपसे RO वाले टेस्ट में, ठीक है। ये 2 टेस्ट रोक रहा हूँ मैं, लगभग मैं उस पर 3-4 टेस्ट लगवाऊंगा, आपको फुल लेंथ टेस्ट दूंगा जिन स्टूडेंट्स का, उससे रिवीजन भी हो जाएगा। एक एक शब्द, एक एक बात आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो। देखो यार, आप शेयर बहुत कम करते हो, है ना, तो शेयर भी कर दिया करो, कभी कभी अच्छा लगता है शेयर अगर करते हो। और यदि कोई भी सब्सक्राइब करता है तो मोटिवेशन हमें मिलता है, तो हम आपके लिए काम करते रहते हैं। ये PDF आपको टेलीग्राम पर निःशुल्क और फ्री में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।